हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज की हम राज्य व्यवस्था की कक्षा में संविधान का आज अंतिम भाग है। संविधान में मूलाधिकार का अंतिम भाग है। मूलाधिकार में हमने पूरा मूलाधिकार के बारे में इसके पहले के क्लासेस में पढ़ लिया है, जिसमें समता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आदि अधिकारों के बारे में पढ़ा। आज अब हम जो मुख्य अधिकार है, मुख्य अधिकार कौन सा है मूलाधिकार में अगर देखें तो अनुच्छेद 32, ठीक है। इस भाग में दिए गए मूलाधिकारों को प्रवर्तन कराने का अधिकार, इसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया, अनुच्छेद 32 को। क्योंकि अगर अनुच्छेद 32 नहीं रहेगा तो संविधान का कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? आपको अगर अधिकार दे दिया गया और अधिकारों को अगर प्रवर्तन कराने वाला कोई नहीं, अधिकारों को लागू करवाने वाला कोई नहीं है, तो उस अधिकार का आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे कि मेरे पास ये अधिकार है तो मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है? किसके पास जाएंगे आप? तो इसीलिए अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 जो कि इन अधिकारों को लागू करवाने का कार्य करता है, इसलिए इसको कहा गया कि यह जो है संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो इसी अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि यह जो अनुच्छेद 32 है यह क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के पहले हम 31 पढ़ लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार है, वो निरसित हो चुका है। इसके बारे में आपको ये नहीं है, यह पहले मूलाधिकार था कि आपका जो संपत्ति है वह आपके मूलाधिकार के अंतर्गत आता था कि आपके बिना सहमति के कोई छीन नहीं सकता। परंतु उसको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती गई। सरकार को जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी हमारे भारत देश को, उसके बाद सरकार भूमि सुधार करने, कुछ नया कार्य करने के लिए कई भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ी उन्हें। तो ऐसे में क्या होता था कि लोग उठ खड़े होते थे, नहीं कि हमारा मूलाधिकार है, सीधे कोर्ट पहुंच जाते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच गए। तो कोर्ट बीच बीच में आकर फिर ये बोलता था कि नहीं, आप उसकी संपत्ति का अधिकार उसके द्वारा मतलब उसको दिया गया है तो आप उसको हरण नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। इसी चक्कर में कई ऐसे कार्य जो सरकार विकासात्मक कार्य करना चाह रही थी, कई कार्यों को रोकना पड़ा, कई कार्यों में बहुत सारी समस्याएं उभर के आने लगी। इसको देखते हुए इस अधिकार को मूलाधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार अर्थात विधि के अनुसार अधिकार जो होता है, कानून के अनुसार डाल दिया गया उसको, कि अगर आपकी संपत्ति ले ली जाती है तो आपका मूलाधिकार तो नहीं रहेगा, परंतु अगर संपत्ति ले चली जाती है तो उसका बकायदा आपको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उसको विधिक अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में तो यह निरसित है। अब आते हैं हम अपने मुख्य मूलाधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जिसे अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। क्यों कहा गया है हमने चर्चा की, क्योंकि यह ऐसा अधिकार है जिसके होने से ही आप इसके पूर्व जितने भी अधिकार है उसको लागू करवा सकते हैं, अपने अधिकारों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार। प्रवर्तन मतलब कि उसको लागू करवाना, ठीक है, प्रवर्तित करना या लागू करवाना। इस अधिकार के द्वारा आप इससे पहले के जो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है या शोषण के विरुद्ध अधिकार थे, इनको लागू करवा सकते हैं। अगर आपके इन किसी भी अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी के द्वारा आपको हानि पहुंचाई जा रही है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह अधिकार यह कहता है, ठीक है। तो लागू करवाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से मिलता है। इसके द्वारा बहुत सारे सरकार सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर एक ये दिया, ठीक है, कानून आया उसके ऊपर कि किस प्रकार से आप इसको लागू करवा सकते हैं। तो अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट सीधे समावेदन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीधे आवेदन दे सकते हैं, ठीक है, उसका अधिकार देता है आपको अनुच्छेद 32। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ऐसे कुछ कुछ बातें कही, किस किस प्रकार से वह इस अनुच्छेद के द्वारा आपके मूलाधिकारों को लागू करवा सकती है। देखते हैं, उसे रीट कहा जाता है, ठीक है। किस प्रकार से आपको आपके कानूनों को, आपके अधिकारों को लागू करवाना है, उसे रीट कहा जाता है। तो रीट कितने प्रकार के दिए हैं हमारे पास? रीट दिए हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार में कौन कौन से रीट हैं? पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमादेश, तीसरा आता है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार प्रच्छा। अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये क्या होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हेबियस कॉर्पस। यहां पर देखिए, शब्द से ही देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को जो कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी कर दिया गया, मान लो ये व्यक्ति को, प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सामने लाओ, प्रत्यक्ष लाओ। प्रत्यक्ष मतलब कि जो हमारे आंखों के सामने दिखता है। तो इसका कहना है कि आप किसी भी बंदी को अगर जेल में निवारक निरोध में तो नहीं होता है फिलहाल, लेकिन किसी भी कारण से अगर अंदर रखें तो उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमारे आंखों के सामने लाइए, उसको यहां पर उपस्थित कीजिए, ठीक है। यह कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह शासकीय हो या प्राइवेट हो, ये सभी के लिए अपना रीट जारी कर सकता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आपने उसको बंधक बनाया हुआ है तो हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हम निर्णय करेंगे कि उसको बंधक बनाया जाना चाहिए या
छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है ताकि बंदी को उसके सामने लाया जाए। बंदी अर्थात कि जो कैदी होता है, ठीक है, यहां पर वो लड़की वाला बंदी नहीं है, ये है बंदी मतलब कि कैदी। नेक्स्ट आता है परमादेश। परमादेश, अब देखिए यहां पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परम प्लस आदेश। परम आदेश मतलब परम होता है कि सबसे जो सुपीरियर रहता है, जो सर्वोच्च रहता है, उसका आदेश, वह अपने जो नीचे में जितने भी कार्य करते हैं उन सबको आदेश दे सकता है। और यहां पे देता है सुप्रीम कोर्ट आदेश, क्योंकि सभी अगर कोर्टों में देखें या सभी इसमें न्याय के क्षेत्र में देखें तो सुप्रीम कोर्ट होता है तो सर्वोच्च होता है, परम या सुप्रीम वही होता है। तो परम आदेश देता है मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, और किसको देता है, मतलब गवर्नमेंट में जो भी कार्य करते हैं उनको आदेश देता है। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो रही है, किसी भी प्रकार का अगर कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो यह आदेश दे सकता है परमादेश। ठीक है, कि क्यों नहीं हो रहा है, आप उस कार्य को क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इस प्रकार से आदेश दे सकता है। नेक्स्ट आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है, प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध मतलब किसी का विरोध करना। विरोध करना कैसा, मान लीजिए, और पहली बात तो प्रतिषेध का जो रीट है वह अपने जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने अधीन न्यायालयों के लिए जारी करता है, जैसे कि हाई कोर्ट के लिए जारी करेगा, उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, उनके लिए जारी करेगा। किस प्रकार से जारी करता है प्रतिषेध, जैसे कि हमने चर्चा की कि प्रतिषेध मतलब कि विरोध करना। जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे बैठा, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, यहां पर हाई कोर्ट ने या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ ऐसा निर्णय दे दिया जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, या कुछ ऐसा निर्णय दे दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वह निर्णय सही नहीं है, तो क्या करेगा, प्रतिषेध कर देगा, अर्थात वह रोक देगा, उसके निर्णय को रोक देगा। यहां एक कंडीशन समझने वाली है कि कब के सिचुएशन में करेगा, वह जब मतलब अपने हाई कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है या निर्णय दे ही रहा है तब की कंडीशन में कि रुक जाओ, अभी तुमको निर्णय देने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, मैं बताऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट यहां आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मैं बताता हूं, तुम रुको, रुको जरा, सबर करो, ठीक है, इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये होता है प्रतिषेध कि अभी रुको। उसके बाद आता है उत्प्रेषण, यह भी अपने कोर्ट के लिए ही जारी करता है। तो उत्प्रेषण क्या होता है देखते हैं। उत्प्रेषण का अर्थ है उलट देना, किसी भी चीज को उलट देना। कैसे, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएंगे। अगर इनने कुछ ऐसा निर्णय दे दिया है जो कि इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, या कुछ ऐसा निर्णय दे दिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इनको यह निर्णय नहीं देना था, तब की सिचुएशन में क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा दिए हुए मतलब निर्णय को, इनके द्वारा निर्णय दे चुका है ये लोग, मतलब निर्णय दे दिया गया है, तब की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट आएगा, बोलेगा रुको, तुमने निर्णय दे दिया लेकिन तुम्हारा जो निर्णय है वह गलत है, उसको वह पूरी तरह पलट सकता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ठीक है, मृत्युदंड अगर दे दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह ने, तो उसको बोलेगा रुको, इसको पलट दो, तुम क्योंकि गलत निर्णय दे रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह उत्प्रेषण रीट का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अधिकार प्रच्छा। देखिए यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अधिकार प्लस प्रच्छा। प्रच्छा का अर्थ है पूछना, प्रच्छा का अर्थ होता है पूछना, अधिकार यानी कि अधिकारी होता है, अधिकार के बारे में पूछना। यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मान लीजिए किसी पोस्ट पे, संवैधानिक पोस्ट हो या तो सरकारी में जितने भी पोस्ट हैं, वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया है, मान लीजिए ए व्यक्ति बैठ गया है, उसको उस पोस्ट के बारे में ना कोई जानकारी है, ना उसको कुछ उत्तरदायित्व तो समझ में आ रहा है, ना कुछ भी, तो अधिकार प्रच्छा का रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा तुम बताओ भाई, तुम यहाँ पे बैठे क्यों, तुमको कुछ समझता नहीं, कुछ आता नहीं, तुम बैठे क्यों। ठीक है, इस प्रकार से यह अधिकार प्रच्छा का रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट ये मतलब ला सकता है कि आप बैठे तो बैठे क्यों और कैसे बैठ गए। अधिकार प्रच्छा मतलब तुम्हारा बैठने का अधिकार क्या है इस पोस्ट पे। ठीक है, वो पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि तुम्हारा बैठने का अधिकार क्या है, पहले ये बताइए। तो ये किसी गवर्नमेंट अधिकारी या गवर्नमेंट में संवैधानिक पद ये जितने भी हैं उस पे यह अधिकार प्रच्छा का है रिट जारी करता है कि आप बैठे तो बैठे कैसे, क्यों बैठे, आपकी एलिजिबिलिटी बताइए, ठीक है, क्या योग्यता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। इस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को हमारे सामने लाइए, हेबियस कॉर्पस कहा जाता है कि लाइए उसके शरीर को प्राप्त, उसका हेबियस कॉर्पस एक शब्द है यह, ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि शरीर प्राप्त करना, अर्थात फिजिकल फॉर्म में व्यक्ति को सामने लाइए। ऐसा नहीं चलेगा वर्चुअली कि आपने वहां से गूगल मीट के द्वारा बात करवा दिया, ठीक है, नहीं भाई बात कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा, आप लाइए, हमारे सामने लाइए, हम बताएंगे क्या करना है। आप ऐसे अपने आप ही उसको अंदर बंद करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट आता है परमादेश, परम प्लस आदेश। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि रुको,
अभी तुम कुछ भी आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट परमादेश दे सकता है, ठीक है। यह भी गवर्नमेंट वाले को ही देता है अधिकार पर। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सेक्टर में ला सकते हैं, लेकिन परमादेश गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अंदर जो कार्य करने वाले कार्य करने वाले कोर्ट के लिए आता है, ठीक है। प्रतिषेध की अगर निर्णय देने के क्रम में है तो वो बोलेगा रुको रुको, मैं बताता हूं क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहता है, अगर तुमने निर्णय दे दिया तो उसको उलट देंगे। अगर तुमने कुछ गलत निर्णय दे दिया, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्णय दे दिए, तो हम उसको उलट देंगे, रोक देंगे, ठीक है। रोकेंगे नहीं, उलट ही देंगे सीधे। अधिकार परीक्षा क्या कहता है, अधिकार पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप बैठे तो बैठे क्यों, किस प्रकार से बैठे, आपकी योग्यताएं क्या है, ये इसके अंतर्गत पूछी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 32 है, काफी महत्वपूर्ण है। बार बार बोल रहा हूं, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा भी कहा गया है कि यह संविधान की आत्मा है। अगर अनुच्छेद 32 नहीं है तो पूरा संविधान का ही कोई अर्थ नहीं है या कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 33 पर। कई बच्चे अनुच्छेद 32 तक पढ़ते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे। भाग 3 में हमारे 12 से 35 तक की हमारी बात हुई थी कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के मूलाधिकार का बात करते हैं। तो मूलाधिकार में हमने 12 से 32 तक तो पढ़ लिया, लेकिन 33, 34, 35 अब 3 अधिकार बचा है, क्या होता है देखते हैं। अनुच्छेद 33 कहता है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, सुरक्षा बलों, आसूचना कार्मिकों को मूलाधिकारों का उपांतरण। अब देखिए, मूलाधिकार जो है यह नागरिकों को प्राप्त है, परंतु अगर वो मूलाधिकार हम सशस्त्र बलों को दे दें, सुरक्षा बलों को दे दें, सुरक्षा कर्मिकों, आसूचना कार्मिकों को दे दें, तो क्या हो सकता है। अब सशस्त्र बल और सुरक्षा बल है, इसको हम वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दिए। आक्रमण चल रहा है बाहरी देश का और हमने उनको अधिकार दे दिए कि आप बोलो जो बोलना है वो। अब ये बोल रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, तो क्या उनकी बातें भी सुननी चाहिए, ठीक है। यह आता है एक प्रकार से राष्ट्र के सुरक्षा के क्षेत्र के लिए, यह मतलब बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ कि अगर ऐसी ही कुछ सिचुएशन है तो आप उनके अधिकारों को छीन सकते हैं, उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इसीलिए संसद द्वारा ऐसी सिचुएशन में जब राष्ट्रीय आपात लगा हो या तो कहीं आक्रमण की स्थिति हो, तो सशस्त्र बल, सुरक्षा बल, आसूचना कर्मी को इनके मूलाधिकारों का उपांतरण करने के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, संसद द्वारा मार्शल लॉ के दौरान मूलाधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति। क्या होता है, कहीं पे सैन्य कानून लगा हुआ, मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून। सैन्य कानून क्या होता है, अभी सिविल कानून लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। लेकिन उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान में देख लीजिए, अभी वर्तमान में समय में म्यांमार में देख लीजिए कि वहां पे सैन्य कानून लगा हुआ है, वहां पे जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार नहीं है, वहां पे अभी सैनिक शासन चल रहा है। मतलब वहां के जो सर्वोच्च सेनापति हैं वो वहां के बन गए राष्ट्रपति, और उनके जितने कमांडर, लेफ्टिनेंट, सारे चीजें सब अपने अपने पोस्ट पे हो चुके हैं। इस प्रकार से वही लोग अपना शासन चला रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मार्शल लॉ के दौरान मूलाधिकार का अगर हनन होता है तो संसद उसके लिए, अगर मूलाधिकार का उल्लंघन हो गया तो उसके लिए क्षतिपूर्ति दे सकती है, यह संसद कानून बना सकती है, ठीक है। यह कहता है अनुच्छेद 34। क्या कहता है अनुच्छेद 34 कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है और मूलाधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तो संसद उसके लिए कानून बना सकती है कि क्षतिपूर्ति दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, संसद द्वारा मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए कानून बनाने की शक्ति। ये क्या होता है, देखिए, अगर इतने सारे अधिकार तो हैं हमारे पास, ठीक है। समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धर्म, संस्कृति, शिक्षा का अधिकार हो गया। अभी वर्तमान में 32 हमने देख लिए, ठीक है, अधिकारों को प्रवर्तन कराने का अधिकार। और इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार के और अधिकारों की जरूरत पड़ती है तो संसद मूलाधिकारों को और बना सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों को बना सकती है। यह कहता है आपका अनुच्छेद 35, ठीक है। अनुच्छेद 35 का यही अर्थ है कि संसद द्वारा मूलाधिकारों के प्रवर्तन के कानून बनाने की शक्ति, अर्थात किसी भी प्रकार से अगर उनको कानून बनाना है किसी मूलाधिकार के लिए, भविष्य में हो सकता है कि अभी तो वर्तमान में इतना ही है, आगे चल के और कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए कि भाई और हमको नियम कानून की जरूरत है, तब के सिचुएशन में क्या होगा, संसद और नियम कानून बनाएगी। जैसे अभी समय बढ़ते जा रहा है, पहले इतने सारे नियम नहीं थे, जैसे जैसे मामले सामने आते जाते हैं, धीरे धीरे नियम बनते जाते हैं, कानून बनते जाते हैं। उसी को देखते हुए संसद आगे भी नियम कानून बना सकती है। यह कहता है आपका अनुच्छेद 35, ठीक है। इस प्रकार हमारी यह चर्चा हो गई अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 32 में हमने देखा अधिकारों को प्रवर्तन कराने का अधिकार, जिसमें हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को सामने लाइए, परमादेश, आदेश दे रहे हैं किसी को भी, प्रतिषेध, अधिकारों को जो मतलब अगर निर्णय चल रहा है तो उसको रोक देते हैं, चल रहा है तब की कंडीशन में, उत्प्रेषण, अधिकार मतलब अगर निर्णय दे चुके हैं तो उसको उलट देना, अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार पूछने का, ठीक है, कि क्या है तुम्हारा योग्यता क्या है इस पे बैठने का,
अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल और सुरक्षा बलों के अधिकारों का उपांतरण करने की बात कहता है कि अगर उनको सिचुएशन अगर कुछ युद्ध आदि की है तो उनके बोलने बोलने के अधिकार को छीना जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान अगर आपको कोई मूलाधिकारों के उल्लंघन से कोई परेशानी होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 कहता है कि इस अधिकार के अलावा भी बहुत सारे अधिकार संसद कानून द्वारा बना सकती है। तो इस प्रकार आज ये हमारी चर्चा हुई अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के, ठीक है, जिसमें हमने मूलाधिकारों का आज समाप्त ही हो चुका है। अब मूलाधिकार, इसके अलावा कोई मूलाधिकार नहीं है। अब हम अगली कक्षा में जो है डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ डाउट है कमेंट करके बताइएगा, और इससे पहले भी मूलाधिकार के बहुत सारे क्लासेस हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पूरी क्लासेस आपको लाइन से मिल जाएगी। और कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी डाउट है, प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है आपका। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।